नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टॉक मार्केट की गपशप में। आज हम लोग इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड गोल्ड ज्वेलरी और डायमंड ज्वेलरी के प्लेयर सेंको गोल्ड को लेके आए हैं और हम इस वीडियो में इस कंपनी का डिटेल में बिजनेस एनालिसिस करेंगे आप सबके सामने। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा रिसर्च लगी है मेरी। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है जो इस कंपनी में लंबे टाइम के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल एंड एजुकेटिव साबित हो सकती है। तो ज़रूर से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आइए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें या फिर अगर हम सेनको गोल्ड के बिजनेस को एक बर्ड्स आई लेवल से देखें, तो मैं आपको इनिशियली कुछ पॉइंट्स बता दूंगा इस कंपनी के बारे में। एंड फिर बाद में इस कंपनी के बारे में उन पॉइंट्स पे इन डिटेल हम देखेंगे। तो पहली चीज़ तो ये दोस्तों कि इनके जो प्रोमोटर फैमिली है वो बहुत ही स्ट्रांग है। इनकी ये फोर्थ जनरेशन है कंपनी की, जो कि प्रोमोटर फैमिली की, जो कि इस कंपनी को अभी रन कर रही है। अराउंड 8 डिकेड्स हो गए, 80 साल से ज़्यादा का ये बिजनेस हो गया है। आपको पता होगा प्री पार्टीशन एरा में इस कंपनी के जो फाउंडर थे उन्होंने एट उस टाइम पे ढाका में वो रहते थे। उन्होंने ढाका से शुरू किया था इस बिजनेस को, एंड जब पार्टीशन हुआ तो वो इंडिया आ गए। एंड देन ये शायद पीआर सेन या पीसी सेन करके नाम था उनका। एंड देन ये 8 दशक हो गए, 80 साल से ज़्यादा हो गए इस बिजनेस को चलते हुए। इस कंपनी के पैन इंडिया प्रेजेंस है दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया। इनके टोटल 164 शोरूम्स है। बहुत ज़्यादा इनका हाई प्रेजेंस अभी भी ईस्टर्न इंडिया में है। सेंट्रल और वेस्ट वेस्ट इंडिया में अभी तक उतना ज़्यादा ये आए नहीं है, बट ईस्टर्न इंडिया में ये बहुत ही ज़्यादा हेविली प्रेजेंट है। इनका एक शोरूम दुबई में भी खुल चुका है। तो इससे हमको पता चल रहा है कि इनका जो नेटवर्क है वो काफ़ी अच्छा है, बिजनेस काफ़ी अच्छा कर रहा है। दैट्स वाई इतना ज़्यादा ग्रोथ हमें इस सेगमेंट में इस कंपनी का देखने को मिल रहा है। दोस्तों, तीसरी चीज़ इनके साथ ये है कि ये फ्रेंचाइजी मॉडल में भी काम करता है। आई थिंक 92 या 93 में, मैं इसके बारे में आपको आगे भी इन डिटेल में बताऊंगा, इन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल चलाना शुरू किया था जब इनके फोर्थ जनरेशन एंटरप्रेन्योर आए थे। एंड फ्रेंचाइजी मॉडल से इनको फ़ायदा क्या होता है कि इनका सिग्निफिकेंट एसेट लाइट हो जाता है इनका बिजनेस को ग्रो करना। बेसिकली जो फ्रेंचाइजी खरीदती है जो लोग, वो अपना पैसा लगाते हैं, अपना स्टोर खड़ा करते हैं। इनका काम होता है बस ज्वेलरी देना है, वो भी इनको कैश के बदले मिल जाता है। तो इनको एक नया स्टोर खोलने के लिए सेनको गोल्ड की मैनेजमेंट को पैसे नहीं लगाने पड़ते। कोई इनसे फ्रेंचाइजी खरीदता है एंड कुछ रॉयल्टी पे बैक करता रहता है जितना सेल होता है उसके ऊपर। तो इनका इससे हो क्या रहा है कि फ्रेंचाइजी बेचने के चक्कर में फ्रेंचाइजी बेचने से एक तो इनके ब्रांड की रीच बढ़ रही है ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि फ्रेंचाइजी कहीं भी कोई भी खरीद सकता है। एंड दूसरा, इनका ग्रोथ बहुत इजीली बढ़ रहा है क्योंकि इनको कैपिटल नहीं लगाना पड़ रहा नया इसमें। दोस्तों, इनके पास मल्टीपल इन हाउस ब्रांड्स है, जिससे कि हर एक ब्रांड को इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मार्केट में प्लेस किया है। हर एक ब्रांड डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स को, कुछ अल्ट्रा लग्जरी है, कुछ लग्जरी है, कुछ लाइट वेट ज्वेलरीज है, कुछ ऐसे जो कि बहुत ही यंग क्राउड को अट्रैक्ट करता है फ्रॉम वेरी स्मॉल टिकट प्राइसेस। तो इनके पास जो चार पांच बहुत अच्छे ब्रांड्स है वो है एवरलाइट, गॉसिप, अहम, सेंस, ईटीसी। इनके बारे में भी दोस्तों हम इन डिटेल आगे देखेंगे। देन दोस्तों, इनका जो लाइट वेट ज्वेलरी सेगमेंट है इसमें ही इनकी बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस है, जिसकी वजह से बहुत अच्छे खासे वॉल्यूम में मूव कर पा रहे हैं। अब दोस्तों, लाइट वेट ज्वेलरी क्यों ज़रूरी है आजकल के ज़माने में? बेसिकली पहले क्या होता था कि ज्वेलरी आप हैवी वेट ही खरीदते थे। शादियों में एक बार आप ज्वेलरी खरीदते थे, एंड लड़कियों की शादी में लड़कियों को बेसिकली उनके पेरेंट्स या ससुराल वाले ज्वेलरी खरीद कर दे देते थे। आज के दिन में धीरे धीरे, बिकॉज लड़कियों का इकॉनमी में इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, लड़कियां ज़्यादा जॉब कर रही हैं, वो ऑफिसेज जाती हैं, वो मॉल्स जा रहे हैं, तो इन जगहों पे आप लड़कियों को बहुत हैवी नेकलेसेस वो नहीं पहन सकती। तो उन आज के ज़माने में जो ज्वेलरी डिज़ाइन ज़्यादा बिकते हैं वो ये होते हैं कि आप बहुत ही पतले चेन्स बना लो, या फिर आप रिंग्स बेच दो, या फिर आप इयररिंग्स बेच दो, या फिर नथनी जिसे कहते हैं नाक में पहने हुए, ऐसी चीज़ें जो छोटी छोटी लाइट वेट ज्वेलरी होती है ये ज़्यादा बिकती हैं। तो इनके पास इसका एक बहुत ही स्ट्रांग पोर्टफोलियो भी है दोस्तों। अराउंड 1,56,000 से ज़्यादा इनके पास गोल्ड ज्वेलरी के डिज़ाइन है, एंड 86,000 से ज़्यादा इनके पास डायमंड ज्वेलरीज के डिज़ाइन है। दोस्तों, अगर हम इनके प्रेजेंस की बात करें तो इनका प्रेजेंस ओमनी चैनल है, इनके शोरूम्स है, इनके वेबसाइट्स है, इनका ऐप है। एक चीज़ और जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी वो ये था कि इन्होंने अपनी एक मेटावर्स भी बना रखा है जिनको सेंकोवर्स कहते हैं। वहाँ पे आप जाओगे तो बेसिकली उसके सेंकोवर्स के अंदर भी इनका सेंको गोल्ड का एक स्टोर होगा। वहाँ पे कोई इंसान होगा जो कि आपको हेल्प करेगा स्टोर में ज्वेलरी देखने से रिलेटेड। तो इनका प्रेजेंस इन्होंने हर एक चैनल में डाला हुआ है, जिससे कस्टमर्स का इन तक पहुंचना बहुत ही इजी हो गया है। एंड ब्रांड की रीच भी लोगों तक पहुंचना बहुत ज़्यादा इजीली बढ़ रही है।
दोस्तों अगर हम इनके की हाइलाइट्स की बात करें, एक बार वापस आपको एक ही जगह में बता दूं तो 85 प्लस इयर्स का इनका बिजनेस की हिस्ट्री है। टोटल इनके पास 165 शोरूम्स है, जिसमें से 68 शोरूम्स इनके फ्रेंचाइजी के थ्रू बने हुए हैं। 109 टाउन्स एंड सिटीज तक इनके शोरूम्स खुले हुए हैं दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया। एंड एक शोरूम इनका दुबई में है। इनकी टीम स्ट्रेंथ 2500 प्लस है। 4 इयर्स कैगर में अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो अराउंड 21% का है। गोल्ड एक्सचेंज अगर आप देखेंगे, जो कि परसेंटेज ऑफ सेल है, वो 35% है। ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि जिनके पास पहले से कोई गोल्ड है वो वापस जाके इनको बेचते हैं, तो वो जो इनके टोटल परसेंटेज ऑफ सेल्स का पार्ट है वो 35% है। Q1 FY25 में जो स्टड रेशियो था वो 9.9% था। एंड अगर हम इनके कस्टमर्स की बात करें तो 2 मिलियन प्लस यानी कि 20 लाख से ज़्यादा इनके कस्टमर्स रह चुके हैं। अब दोस्तों एक बार हम इंडिया के जेम्स एंड ज्वेलरी मार्केट को देख लेते हैं कि ये कैसा ग्रोथ शो कर रहा है, इनको लेके फ्यूचर आउटलुक कैसा है। तो पहली चीज़, जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो 80 बिलियन यूएसडी का है दोस्तों। आई होप आप इसका मतलब समझ पा रहे हैं। 1 बिलियन यूएसडी का होता है अराउंड अराउंड 7,000 टू 8,000 करोड़। तो 80 बिलियन यूएसडी आपका कितना हो गया? 7,000 इंटू 8, 56,000, 5,60,000 करोड़ का मार्केट है ये, मोर और लेस। अब अगर हम इसको बात करें दोस्तों कि इंडिया की जो जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर है वो FY18 से FY23 यानी कि लास्ट 5 साल 6 साल में 8% कैगर से ग्रो हुई थी। 48 बिलियन यूएसडी से 78 बिलियन यूएसडी पे पहुंची थी, जो कि अगले 5 साल FY24 से FY28 में 16% कैगर से ग्रो होने का अनुमान लगाया जा रहा है मल्टीपल एजेंसीज के थ्रू। तो 80 बिलियन यूएसडी से यह बढ़ के 145 बिलियन यूएसडी तक हो जाने की आशंका है। अब इसका रीज़न क्या है दोस्तों? पहली चीज़ कि हमारी इकोनॉमी एक्सपैंड हो रही है, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आ रहा है, जो कि डिस्पोजेबल इनकम जिसको हम कहते हैं वो बढ़ रहा है। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा तो लोग ज्वेलरीज गोल्ड इन सब पे पैसा लगाते ही हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि कंपनीज को फ़ायदा इसलिए हो रहा है क्योंकि गोल्ड प्राइसेस लास्ट 3-4 साल में बहुत बढ़े हैं, तो उसकी वजह से भी कंपनीज को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। थर्ड ये हो जाता है कि जो ज्वेलरी सेक्टर में डायमंड और अदर प्रीशियस स्टोन्स है या फिर जो कस्टम ज्वेलरी है, इसको लेके लोगों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। स्पेशली जो यंग लड़कियां हैं वो डायमंड स्टडेड रिंग्स पहनना चाहती हैं या डायमंड से ओरिएंटेड थोड़े नेकलेसेस पहनना चाहती हैं। तो इन पे बिकॉज गोल्ड में दोस्तों बहुत स्टैंडर्ड प्राइसिंग है, वहाँ पे मार्जिन ज़्यादा नहीं होता। बट जो डायमंड से रिलेटेड ज्वेलरी होती है, अगर आप किसी भी ज्वेलरी शॉप में जाओगे उसमें मैन्युफैक्चरिंग परसेंटेज कॉस्ट बहुत हायर ये चार्ज कर पाते हैं, तो उसमें इनके लिए मार्जिन बहुत हाई हो जाता है। तो दैट्स वाई जो ज्वेलरी मार्केट है उसमें ग्रोथ आना मुझे भी लगता है कि बहुत ही ईजिली इंडिया में और ग्रोथ आएगी, जैसे जैसे लड़कियां और ज़्यादा पढ़ेंगी और ज़्यादा इकोनॉमी में जॉब करेंगी, वो खुद के ऊपर खर्चा भी ज़्यादा करेंगी। एंड पहला खर्चा जो लड़कियां करेंगी खुद के ऊपर, वो मेरे हिसाब से तो यही होगा ज्वेलरी से रिलेटेड। अब देखते हैं ऑर्गेनाइज प्लेयर्स का। तो इंडिया में दोस्तों ऑर्गेनाइज प्लेयर्स रैपिडली मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं और इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम 2001 की बात करें तो उस टाइम पे सिर्फ 10 से 15% ऑर्गेनाइज प्लेयर्स इंडिया का मार्केट शेयर होल्ड करते थे, जो कि FY22 में अराउंड 33 से 38% हो गया है। और FY26 तक एक्सपेक्टेड है कि 42 से 47% ऑफ मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज प्लेयर्स का होगा। और दोस्तों आप ये देखो कि मार्केट शेयर भी, मार्केट पे जो वैल्यूएशन है वो ऑलरेडी 16% कैगर से ग्रो हो रही है। एंड उसके अंदर भी मार्केट शेयर भी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स का और बढ़ रहा है। तो ये तो क्लियर है कि कस्टमर्स का जो, कंज्यूमर्स का जो प्रेफरेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की तरफ जा रहा है। लोग छोटे रिटेल ज्वेलर्स से खरीदना नहीं चाह रहे। इसका एक रीज़न भी है क्योंकि आपको जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके पास एक ही दुकान में जाके बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइंस देखने को मिल जाते हैं। आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है। आपको गर्मी में नहीं बैठे रहना पड़ता, आप एसी में जाके बैठते हो, वो आपको चाय कॉफ़ी पूछते हो। पूरा का पूरा एक्सपीरियंस एक ज्वेलरी खरीदने का बहुत ही अच्छा होता है जब आप किसी बड़े शोरूम के थ्रू खरीद रहे होते हो तो। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के ग्रोथ में क्या क्या चीज़ें हेल्प कर रही हैं। तो पहली चीज़ तो दोस्तों जो मैंने आपको बताई कि लाइट वेट ज्वेलरी एंड डायमंड स्टडेड ज्वेलरी का डिमांड बहुत बढ़ रहा है। सेकंड, कस्टमर सर्विस एंड पॉलिसीज बेटर प्रोवाइड करते हैं जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स होते हैं। ये आपको इंश्योरेंस वगैरह भी प्रोवाइड कर देते हैं आपकी ज्वेलरी पे कि इनकेस आग लग गई या चोरी हो गया, इन किस सिनेरियोज में आपको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर देते हैं। तीसरा, इनके जो ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज़ है वो थोड़ा सुपेरियर है। कैसे? क्योंकि अब देखिए इनके जो स्टोर्स है वो ऑल ओवर इंडिया धीरे धीरे प्रेजेंट होते जा रहे हैं फ्रेंचाइजी के फॉर्मेट में। अब एक रिटेलर जो है वो एक लोकल जगह पे ही अपनी एक दो दुकान बना सकता है, बट ऑल ओवर इंडिया अपनी ब्रांड नहीं इस्टेब्लिश कर सकता। ऑनलाइन फॉर्मेट्स भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं, तो किसी को अगर 4,000 5,000 की ज्वेलरी खरीदनी है तो उनको अपने घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, जो कि लाइट वेट ज्वेलरी के केस में सेल्स करने में बहुत हेल्पफुल होता है इन बड़े ब्रांड्स के लिए।
क्वालिटी और ट्रस्ट तो इन बड़े ब्रांड्स पे सबको होता है क्योंकि इनके हॉलमार्क गोल्ड ही होता है, एंड ये गोल्ड की क्वालिटी को लेके इनके यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है आज तक। न्यू कलेक्शन से टाइम टू टाइम लॉन्च करते रहते हैं। एंड देन जो ब्रांड बिल्डिंग पे इन लोगों का इन्वेस्टमेंट होता है, बीट टाइटन हो बीट सेनको, तो इसकी वजह से एक ब्रांड की रिकॉल वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। लोगों के दिमाग में हमेशा ये होता है कि अगर ज्वेलरी खरीदना है तो मे बी मुझे गोल्ड खरीदना है तो सेनको जाना है, या ब्राइडल गोल्ड खरीदना है तो मुझे सेनको जाना है। तो ये वाली चीज़ इनको बहुत हेल्प करती है। रेगुलेटरी चेंजेस से भी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को बहुत फ़ायदा मिला है दोस्तों। पहले चीज़ कि जो जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन है उससे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को बहुत फ़ायदा मिला। पहले छोटे रिटेलर्स टैक्स से बच जाते थे, अब उनको टैक्स देना पड़ता है। गोल्ड ज्वेलरी में कंपलसरी हॉलमार्किंग से जो गोल्ड में पहले प्रॉब्लम्स आती थी, लोग सस्ता बेचते थे रिटेलर्स क्योंकि गोल्ड में मिलावट करते थे, वो चीज़ें बंद हो गई है। स्ट्रिक्टर रेजीम है दोस्तों, कैश पेमेंट पे आप 2 लाख से ज़्यादा का कैश पेमेंट नहीं कर सकते। 2 लाख से ज़्यादा की अगर आप ज्वेलरी खरीद हो तो आपको पैन डिटेल्स देने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। उनको अपना मार्केट शेयर ग्रो करने में बहुत ही इजीली वो ग्रो कर पा रहे हैं। अब अगर हम बात करें दोस्तों कि गोल्ड डिमांड ज्वेलरी टाइप में कैसे शो कर रही है FY24 में, तो 50 से 55% जो गोल्ड का डिमांड है वो अभी भी ब्राइडल है दोस्तों। 8 से 10% फैशन डिमांड है, एंड 35 to 40% डेली वेयर का गोल्ड डिमांड हो गया है। अब अगर हम बात करें इंडिया के जेम्स एंड ज्वेलरी मार्केट की, तो पहली चीज़ की जो रूरल भारत है उसमें कंजम्पशन अभी भी ज़्यादा है, कंजम्पशन ओनरशिप दोनों ही। 60% अभी भी रूरल भारत में गोल्ड ओनरशिप है, एंड 40% है अर्बन भारत में। अब अगर हम बात करें कि हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी रिटेलर्स की, तो वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी रिटेलर्स हैं दोस्तों। इंडिया के फाइन ज्वेलरी मार्केट में अगर हम गोल्ड और नॉन गोल्ड के बीच में बाइफरकेशन करें, नॉन गोल्ड में दोस्तों डायमंड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स, प्लैटिनम सब कुछ आ जाता है। तो 40% अगर आप देखोगे गोल्ड है, 4 था नॉन ज्वेलरी FY18 में, और अब वो 28 FY28 में एक्सपेक्टेड है कि अराउंड अराउंड आप देखोगे 16-17% नॉन गोल्ड वालों का पार्ट आ जाएगा, यानी कि 110 करोड़ अगर गोल्ड है तो 19 करोड़ डायमंड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन्स ये आ जाएंगे। अब दोस्तों अगर हम ब्रेकअप करें गोल्ड कंजम्पशन का बाई ज्वेलरी एंड बार्स एंड कॉइन्स, तो अभी भी 66% है गोल्ड ज्वेलरी, और 34% लोग कॉइन्स और बार्स खरीदते हैं, जो कि FY28 तक एक्सपेक्टेड है कि 62% ज्वेलरी होगी एंड 38% बार्स एंड कॉइन्स होंगे। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है मार्केट में। तो पहली चीज़ तो ये है कि कस्टमर का प्रेफरेंस बदला है। कस्टमर ट्रांसपेरेंसी चाहता है, प्रोडक्ट प्योरिटी चाहता है, और क्वालिटी बेंचमार्क चाहता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, ब्रांड अवेयरनेस बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है। फ्रेंचाइजी वगैरह की वजह से, एड्स की वजह से सेनको गोल्ड का ब्रांड अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनकी जो ब्रांड रिकॉल है वो बढ़ रही है और कस्टमर्स इन तक आ रहे हैं। थर्ड, सर्विस एक्सीलेंस चाहता है कस्टमर से। ये बहुत बड़ी फैक्टर लगती है मुझे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के फेवर में, क्योंकि ये लोग अपने शोरूम में जो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, इवन जो आफ्टर सेल इनका एक्सपीरियंस होता है वो बहुत अच्छा होता है। अब दोस्तों जो रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स है, जो कि मैंने बताया पहले भी आपको बताया कि दो तीन चीज़ें जो इनको बहुत हेल्प कर रही है गवर्नमेंट की तरफ से। पहली चीज़ डीमोनेटाइजेशन, जिससे थोड़ा बहुत कैशलेस ट्रांजैक्शंस इंडिया में काफ़ी बढ़ गए हैं, ऑल्दो ये थोड़ा डिबेटेबल है कि अभी भी लोग कैश तो लेके जाते ही हैं। दूसरा जीएसटी, इससे बहुत फ़ायदा पड़ा ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को, क्योंकि पहले अनऑर्गेनाइज जो प्लेयर्स थे वो टैक्स इवेट कर लेते थे इजीली, अब वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया उनके लिए। थर्ड, अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो 2 लाख से ऊपर का, तो आपको पैन कार्ड देना मैंडेटरी हो गया है। रूरल पॉलिसी में, गिवन रूरल इंडियाज डीप कनेक्शन टू गोल्ड कल्चर, हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी विथ HUID मार्किंग, तो इससे आप देखोगे कि मैंडेटरी HUID आ गया 2023 से, जिसकी वजह से लोगों का गोल्ड में मिलावट कर पाने में बहुत मुश्किल हो गई है। तो दोस्तों इन सब रीजंस की वजह से मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को बहुत ही आगे मार्केट शेयर और इजीली गेन करते रहेंगे। अब हम दोस्तों इनके ब्रांड्स की बात करते हैं कि इन्होंने कैसे अपने शोरूम्स अलग अलग ब्रांड्स के बनाए हुए हैं। तो दोस्तों इनके जो क्लासिक शोरूम्स है, जो कि इनके ट्रेडिशनल कस्टमर बेस है, एग्जिस्टिंग ज्योग्राफी वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन सब एरिया में, इसके 131 टोटल शोरूम है, और इस शोरूम से जो एवरेज टिकट प्राइस है वो 73,200 का है। अगर हम इनके मॉडर्न वाले बात करें जो शोरूम्स होते हैं, जो कि अपकमिंग ज्योग्राफीज में ये खोलते हैं, वहाँ पे 80,900 का एवरेज टिकट वैल्यू है, इसके टोटल 11 शोरूम है। डिसिग्निया इनका एक ब्रांड है, जो कि हमने पहले देखा था। तो ये बहुत ही प्रीमियम और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को ही टारगेट करता है ये ब्रांड।
ये 84,500 का एवरेज टिकट वैल्यू है इस शोरूम का। एंड टुडे आज इसके 13 ही शोरूम है। ऑल्दो मुझे लगता है कि इनके सेनको गोल्ड के ब्रांड के मुकाबले डिसिग्निया या एवरलाइट इनका नाम इतना ज़्यादा नहीं फेमस है अभी भी लोगों तक, बट स्टिल ये 13 अगर शोरूम चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि इनकी डिमांड एच से भी आ रही है। एवरलाइट जो है दोस्तों ये टारगेट करता है लाइट वेट ज्वेलरी को। ये यंगर जनरेशन एंड मिलेनियल्स जो थोड़ी ऑफिस गोइंग लड़कियां हैं इनको ज़्यादा टारगेट करता है। तो इसका एवरेज टिकट वैल्यू इसलिए आपको काफ़ी लो दिख रहा है क्योंकि ये लाइट वेट ज्वेलरी को टारगेट करते हैं। 46,100 का एवरेज टिकट वैल्यू है और इसके टोटल 4 शोरूम है। अगर हम इनका एक हाउस ऑफ सेनको का ब्रांड है जो कि सुपर लग्जरी ब्रांड है शोरूम, ये इन्होंने एक ही शोरूम खोला हुआ है और इसका एवरेज टिकट वैल्यू 67,100 है। फिर दोस्तों इनका एक सेंस करके ब्रांड है जो कि लाइफस्टाइल और एक्सेसरीज का ब्रांड है। इसका गोल्ड ज्वेलरी से कोई लेना देना नहीं है। इसके 4 शोरूम इन्होंने खोले हुए हैं। इसमें एवरेज टिकट प्राइसिंग 59,200 का एवरेज टिकट वैल्यू। सॉरी, इसमें भी ये लोग गोल्ड के ज्वेलरीज बेचते हैं दोस्तों। दोस्तों जैसे कि हमने पहले भी देखा, इनका फ्रेंचाइजी मॉडल की वजह से ये लोग बहुत इजीली ग्रो कर पा रहे हैं। अगर आप देखोगे कि 2021 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ओन शोरूम इनके 60 थे और 52 थे इनके पास फ्रेंचाइजी ओन शोरूम, जो कि Q1 FY25 तक आते आते 97 हो गए कंपनी ओन शोरूम एंड 68 हो गए इनके फ्रेंचाइजी ओन शोरूम। अब अगर हम बात करें दोस्तों कि इनका जो 34% रेवेन्यू आता है वो ऑलमोस्ट फ्रेंचाइजी शोरूम से ही आ रहा होता है, जो कि FY21 में 35% था एंड अब FY25 के Q1 में 34% हो गया है। इनका जो लेवरेज हब एंड स्पोक मॉडल है दोस्तों, इससे ये टीयर 3 और टीयर 4 टाउन्स में बहुत ही इजीली पेनिट्रेट करते जा रहे हैं। सो बेसिकली टीयर 3 टीयर 4 टाउन्स में ये खुद से जाके नहीं खोलते क्योंकि इनको उतना एक्सपर्टीज नहीं है कि किन पार्ट्स में इनको स्टोर खोलना चाहिए। तो वहाँ फ्रेंचाइजी के थ्रू खोलने में इनको बहुत मदद मिल रही है, जो कि ये स्ट्रैटेजिकली कर रहे हैं। देन दोस्तों इनका स्टार्टअप सपोर्ट है बहुत कर रहे हैं, स्टोर डिज़ाइन कर रहे हैं, स्टाफ हायरिंग, ट्रेनिंग एंड मार्केट रिसर्च, सेल्स टेक्निक, प्रोडक्ट नॉलेज एंड ट्रेनिंग में। फ्रेंचाइजी इनका जो है दोस्तों, कैपिटल इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइजी खुद करती है स्टोर की इन्वेंट्री के लिए और स्टोर के कैपेक्स के लिए। इसमें सेनको कुछ भी नहीं करता और फ्रेंचाइजीज जो खरीदते हैं वो ज्वाइनिंग फीस भी सेनको को प्रोवाइड करता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें, मैंने आपसे बात की थी कि लाइट वेट ज्वेलरी पे बहुत फोकस कर रहे हैं, तो हमने देखा था एवरलाइट एक ब्रांड था जो कि इनके लाइट वेट ज्वेलरी का था। गॉसिप भी इनका लाइट वेट ज्वेलरी फैशन ज्वेलरी का ही ब्रांड है। एवरलाइट में अगर आप देखोगे तो मिनिमम टिकट साइज 10,000 रुपीज़ का है। वहीं गॉसिप अगर आप देखोगे तो 2,000 रुपये के मिनिमम टिकट प्राइस से शुरू हो जाता है। टारगेट कस्टमर्स दोनों के ही जेंजी और मिलेनियल लोग हैं जो कि अभी रिसेंटली जॉब मार्केट में आ रहे हैं या टीनेजर्स में जा रहे हैं, उनको ये ज़्यादा टारगेट करते हैं। एवरलाइट में ये गोल्ड, डायमंड एंड प्लैटिनम ज्वेलरी को बेचते हैं और वहीं गॉसिप में ये ओनली सिल्वर एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी बेचते हैं। शोरूम्स की अगर बात करें दोस्तों तो एक्सक्लूसिव गॉसिप एंड एवरलाइट काउंटर्स है शोरूम्स में। क्लासिक, डिसिग्निया, एवरलाइट, मॉडर्न, हाउस ऑफ सेनकोज एंड सेंस, ये सारे ब्रांड्स के शोरूम से चला रहे होते हैं। अब अगर हम देखें दोस्तों कि 86,000 प्लस डिज़ाइन है इनके डायमंड ज्वेलरी के और 1,56,000 प्लस डिज़ाइन है इनके गोल्ड ज्वेलरी के। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनके पास ऑनलाइन प्रेजेंस है, इनका खुद का वेबसाइट है, मोबाइल ऐप है, ई कॉमर्स टाइप्स भी इन्होंने कर रखे हैं। अब इनका जो की ड्राइवर है दोस्तों लाइट वेट अफोर्डेबल ज्वेलरी को ग्रो करने में, वो पहली चीज़ तो ये है कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन एंड देयर अर्निंग्स। ये मैंने आपको हमेशा बोला कि जैसे जैसे औरतें या लड़कियां ज़्यादा पढ़ेंगी, ज़्यादा कमाएंगी, इकॉनमी का पार्ट बन के, वैसे वैसे इनका बिजनेस और ग्रो करेगा क्योंकि लड़कियां खुद के पैसे अपनी ज्वेलरी पे स्पेंड करना शुरू कर देंगी। दूसरा दोस्तों एक्सपोजर टू ग्लोबल डिज़ाइंस। लोग ग्लोबल डिज़ाइंस देख रहे हैं आज, यूट्यूब, इंटरनेट होने के वजह से सबको देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या है। तो सेनको के लिए ये भी इजी हो गया है, वो उन्हीं डिज़ाइंस को कॉपी करके इंडिया में बेच सकते हैं बना के। ज्वेलरी आजकल लोग प्रेफर करते हैं सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की तरह भी, तो ये भी एक फैक्टर है। यंगर जनरेशन अभी काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में, यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इन सब चीज़ों की वजह से डेली यूज़ में आप पहन सको, ऑफिस पहन के जा सको, इन सब चीज़ों की वजह से लाइट वेट अफोर्डेबल ज्वेलरीज बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है एंड लोग खरीद रहे हैं इनको। अब दोस्तों अगर हम ये बात करें, इनका अलग अलग जो बुके ऑफ ब्रांड है, विवाह कलेक्शन अलग है, अहम अलग, अहम जो है वो मेंस का ज्वेलरी है। परफेक्ट लव करके इनका एक ब्रांड है जो कि सॉलिटेयर डायमंड्स को प्रोवाइड करता है। हमने भी देखा कि गॉसिप में सिल्वर एंड फैशन ज्वेलरी है और एवरलाइट में लाइट वेट एवरीडे फाइन ज्वेलरी है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि ये फ्यूचर ग्रोथ के लिए क्या स्ट्रैटेजी है इनकी, या फ्यूचर ग्रोथ कैसे करेंगे। तो पहली चीज़ तो दोस्तों ये बोलती है कि एक्सीलरेटेड शोरूम एक्सपेंशन ऑन पैन इंडिया बेसिस विद मॉडर्न फॉर्मेट्स। तो ये लोग मॉडर्न फॉर्मेट में यानी कि फ्रेंचाइजी स्टोर्स के थ्रू एंड खुद के स्टोर्स के थ्रू भी पैन इंडिया बेसिस पे शोरूम एक्सपैंड करेंगे। सस्टेन, स्ट्रेंथन एंड लेवरेज फ्रेंचाइजी मॉडल फॉर ग्रोथ इन 3 and 4 टाउन्स। तो ये टीयर 3 और टीयर 4 टाउन्स में अपने बिजनेस को लेके जाना चाहते हैं एंड वहाँ पे ये सस्टेन ग्रो अपने बिजनेस को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं।
एसेट स्वेटिंग एंड रेवेन्यू कैगर विथ हाई सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। दोस्तों बेसिकली ये एसेट सेटिंग का बेसिकली मतलब ये था कि जो इनके पास ऑलरेडी सेम स्टोर, एक स्टोर इन्होंने खोल दिया है, उस स्टोर से ये बार बार बहुत सारा पैसा निकलवाना चाहते हैं उस सेम एसेट से। रेवेन्यू का अगर ये ग्रो करना चाहते हैं हाईली सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ से। अपसेल हाई मार्जिन लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स एंड एक्सेसरीज सच एज लेदर प्रोडक्ट्स। तो ये लोग जो हाई मार्जिन एक्सेसरीज और लेदर प्रोडक्ट्स है उनको बेचना चाहते हैं अपने शोरूम्स के थ्रू, जैसे कि लेदर प्रोडक्ट्स। कंटिन्यूसली इनोवेट ऑन डिजाइन कैटरिंग टू लोकल टेस्ट एंड फैशन। ये सब दोस्तों ज्वेलरी के बारे में ये बोल रहे हैं। प्रोमोट लाइट वेट ज्वेलरी टारगेटिंग मिलेनियल्स एंड जेंजी विद ब्रांड्स लाइक सेन्स, एवरलाइट, गॉसिप एक्सेट्रा बाय ऑमनी चैनल स्ट्रेटजी। तो ये चीज़ हम लोगों ने अभी तक ऑलरेडी देखी है कि लाइट वेट ज्वेलरी इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा मूविंग फॉरवर्ड भी, बिकॉज वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है और लोग बहुत ज़्यादा ईजिली खरीद लेते हैं। Remain in the top league as most trusted and most desired jewelry brand. Superlative in-store experience and after-sales service to enhance loyalty. Harness data science and CRM to forecast buying trend and drive average sale price and average ticket value. अट्रैक्ट मिलेनियल एंड ब्राइट्स ऑफ फ्यूचर थ्रू डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया। दोस्तों ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया के थ्रू ये आज जो थोड़ी यंग लड़कियां हैं, एक तो उनको भी अट्रैक्ट करके लाइट वेट ज्वेलरी बेच रहे हैं, और ये इस चीज़ पे भी फोकस कर रही है कि इन लड़कियों की जब शादी होगी तो ब्राइडल ज्वेलरी भी खरीदने वो सेनको ही आएंगे। तो इससे लाइफ टाइम के लिए उन्होंने उनको बांध लिया अपने पास। तो धीरे धीरे दोस्तों ऐसे ही होगा कि ये अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे अपनी चीज़ों को ग्रो करने के लिए। फिर ये बोलते हैं कि एनहांस सेल ऑफ हायर मार्जिन ज्वेलरीज, डायमंड, पोल्की, टेम्पल, एंटीक। तो ये ज्वेलरी जो सेक्टर्स होते हैं दोस्तों, डायमंड का, पोल्की का, एंटीक ज्वेलरी का, इसमें मार्जिन ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा चार्ज कर पाते हैं। ये इनके सेल्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। Optimize inventory turnover to enhance store and space productivity by hub and spoke model. Higher proportion of gold metal loan for borrowing cost and robust hedging. Generate robust free cash flow for future expansion and working capital need. तो दोस्तों इनका ये जो टोटल फ्यूचर ग्रोथ का पार्ट है, मुझे बेसिकली ये लगता है कि पहले तो ये टीयर 3 टीयर 4 टाउन्स, बाकी पार्ट ऑफ इंडिया, अभी ये ईस्टर्न इंडिया में तो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, बट बाकी पार्ट ऑफ इंडिया में भी अगर और ज़्यादा इजीली पहुंच सके तो वहाँ से इनको बहुत सारा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और सेकंड लाइट वेट ज्वेलरी से मुझे दोस्तों लगता है ये काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देख सकता है। अब अगर हम इनके अभी तक के नंबर्स देखें दोस्तों कि FY21 में इनके पास 112 शोरूम थे, जो कि Q1 FY25 में 164 हो गया। रेवेन्यू ग्रोथ अगर हम देखें दोस्तों तो 21% कैगर से लास्ट 4 साल में रेवेन्यू ग्रो हुआ है। स्टड रेशियो इनका ऑलमोस्ट सेम मेंटेन है, 9 to 10% के अराउंड ही इनका घूम रहा है लास्ट 4-5 साल से। एवरेज सेल प्राइस इनका FY21 में 36,500 था, जो कि अब बढ़ के 49,000 हो गया है। एवरेज टिकट वैल्यू इनकी पहले 57,300 थी, जो कि अब बढ़ के 73,900 हो गई है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ है। इन्वेंट्री डेज दोस्तों थोड़ा सा बढ़ गया है, ये थोड़ा सा नॉट दैट गुड वाला नंबर है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि बिकॉज अभी ये नए नए शोरूम्स खोल रहे हैं, नए नए फ्रेंचाइजी शोरूम्स भी खोल रहे हैं, तो जब जहाँ पे पहली बार शोरूम खुलता है वहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर होने में थोड़ा टाइम लगता है। एक स्टोर जब खुल के प्रॉफिटेबल होके फिर वहाँ पे धीरे धीरे पब्लिक ज़्यादा रेगुलरली आना शुरू करती है, तो ये बिकॉज एक ग्रोइंग फेज में है, तो इन्वेंट्री डेज थोड़ा बढ़ने से इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा एंड ये वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये चैनल में वीडियोस पसंद आते हैं एंड ये चैनल से लेके आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय